जब मैं कोई 11 से 12 साल का था, मुझे अशार लिखना अच्छा लगता था। अल्फाज अल्लाह की तरफ से अता होते थे और मैं उन्हें कॉपी पर उतारता जाता था। एक दिन मेरे टीचर ने देखा कि सिद्दीक, ये क्या लिखते रहते हो। मैंने कॉपी दिखाई, सर ने कॉपी देखी और कहा, बदतमीज़, तुम अशार लिखते हो। ये तो उन लोगों का काम है जो मोहब्बतें करते हैं, जो अच्छे नहीं होते। दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। कसूर की चाय में अपना ही टेस्ट है। सावन की पूर्णम शाम और तेरे हाथ की चाय, फैला हुआ ये लुत्फ़ तमाम और तेरे हाथ की चाय। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही मोहतरम शख्सियत, आप एफएम पे 4 साल से काम कर रहे हैं, आप ट्रेनर भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। आज आपसे इनकी मुलाकात करवाएंगे और जो मैंने अभी आपके सामने शेर पढ़ा, ये इन्हीं का शेर है। ये गज़ल इनसे सुनेंगे और जानेंगे कि ये गज़ल लिखने का ख़्याल कैसे आया और ये गज़ल किन के लिए लिखी गई। ये सारे सवालों का जवाब लेते हैं सर मोहतरम जनाब वक़ास जमील साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सिद्दीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया और दावत दी अपने स्टूडियो में। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा इसलिए भी करना चाहूँगा कि आप अपने स्टूडियो में और इस वीडियोस के ज़रिए जो है ना वो माशरे की मस्बत चीज़ों को दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पे फ्लाज हैं हमारे माशरे में, यहाँ पे चीज़ें सही करने वाली हैं, उनको बेहतर करने के लिए आप लोगों को मशवरे भी देते हैं और लोगों की रहनुमाई भी करते हैं। तो आप एक लिहाज से तामीरी काम कर रहे हैं और मस्बत काम कर रहे हैं। आज मुझे भी इसका हिस्सा बनते हुए खुशी महसूस हो रही है। मोहतरम सामीन, सर से गज़लें भी सुनेंगे, सर से अशार भी सुनेंगे। इनकी अपनी पोइट्री बड़ी ज़बरदस्त है, उनके बारे में भी सवाल करेंगे कि ये शायरी की तरफ कैसे आए। अगर आप शायर बनना चाहते हैं या आपके अंदर ऐसी स्किल मौजूद है, इंटेलिजेंस मौजूद है कि आप शायर बन सकते हैं, सर से कुछ टिप्स भी लेंगे ताकि आप अपनी उन खूबियों को पॉलिश करके अच्छे शायर बन सकें। सर, तख्लीक क्या है? ये तख्लीक कैसे पैदा होती है? सिद्दीक साहब, जब हम इस कायनात पे नज़र दौड़ाते हैं, हम जब अपनी भी मतलब कि इंसान के तौर पे अपनी तख्लीक को देखते हैं, अपने पैदा होने को देखते हैं, या इस पूरी जो ज़मीन व आसमान है, इसकी जो कायनात की वसअत को देखते हैं, इसमें जो पाई जाने वाली चीज़ों को देखते हैं, कहीं कहीं तो इसमें ताल्लुक़ है मतलब खुदादाद अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना उसने सब कुछ बनाया और पास चीज़ें जो है वो इंसान के हाथ में रख दी। कुछ मतलब जैसे ये आपका स्टूडियो है तो आपको अल्लाह ताला ने एक इल्म दिया, अक़ल दी और आपके अंदर कोई चिप लगाई कि आप सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो फिर आपने सोचा कि मैं ये करूं और आप कर रहे हैं। ऐसे ही तख्लीक अगर हम इसको दूसरे मानी में देखते हैं, अगर हम अल्फाज तख़य्युल, जब आपके ज़हन में कोई बात आती है, आप अपने माशरे में से, अपने इर्द गिर्द फैली हुई चीज़ों से, अपने फूलों से, फलों से, पौधों से, आसमान में उड़ते परिंदों से आप जब मुखातिब होते हैं, उनकी जो है ना वो जो हरकत व सकनात को देखते हैं, उसको आप ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वहाँ पे जब आपको मालूम हो कि ये चीज़, जब आप इस सवाल के पीछे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा होना चाहिए, तो फिर जाके आपके अंदर वो तख्लीकी मादा उभरने लगता है। और मेरा ख़्याल है कि हर दुनिया में जितने भी अफराद हैं, इंसान हैं, सब के अंदर ही अल्लाह ताला ने तख्लीकी ज़हन रखा हुआ है। सर बताइए, क्या शायर बनने के लिए मोहब्बत करना ज़रूरी है या ये इंसान के अंदर कोई ऐसी तख्लीकी सलाहियत होती है जिस वजह से वो शायर बन जाता है?
सिद्दीक साहब, आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा है और ये अक्सर हमें सुनने को मिलता है। अक्सर जब भी हम कोई अपना कलाम पढ़ते हैं या कोई शेर पढ़ते हैं तो लोग यही समझते हैं कि शायद ये दिल फेंक है या दिल टूटे हुए हैं। असल में हमने इसके मानी को थोड़ा सा मुख्तसर कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। हालांकि कायनात में फैली जितनी भी अशिया हैं उन सब में जो कॉमन चीज़ है, जो मुश्तरक चीज़ है, वो मोहब्बत ही है। अगर ये मिनहा कर दी जाए इन सारी चीज़ों से तो शायद इस कायनात का सारा निज़ाम ही दरम बरम हो जाए। तो मोहब्बत, तो पहली बात तो कि मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि आप जिस मोहब्बत की जो ज़ुबानी आपने बात की, तो आप जिस मोहब्बत की बात करते हैं तो वो मोहब्बत वो भी ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी को बसर करने के लिए। लेकिन मखसूस कर देना कि शायरी के साथ वाकई ही आपको मोहब्बत करनी चाहिए या पहले होगी तो शायरी होगी, ऐसा नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा शादी से पहले वाली शायरी और शादी के बाद वाली शायरी में बड़ा फ़र्क होता है। अब सर से पूछते हैं, क्या शादी से शायर वाकई मुतासर होता है या फिर ये कोई और चीज़ है जो अंदर से पैदा होती है और ये ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक चलती है? जहाँ तक ताल्लुक़ है शादी का और शायरी का, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों का कोई आपस में रिश्ता है। सर, आप किस शायर से मुतासर हैं या किन शुआराए कराम से मुतासर हैं? और आप मुझे बताइए कि आपकी जो पहली शायरी, किस उम्र में आपने शेर लिखा और किसके लिए लिखा? मैं अगर शायरी में स्टार्ट की बात करूं तो मैंने जब थीसिस लिखा एमफिल का, हमारे बहुत ही मशहूर और बड़े शायर इस वक्त हैं नज़ीर कैसर साहब, लाहौर में उनकी रहाइश है। तो उन पे मैंने थीसिस लिखा। उनकी शायरी में जो फ़ितरत का मुताला है, जिस तरह वो अपनी शायरी में नेचर को इस्तेमाल करते हैं, मैंने वो उस पर थीसिस 300 सफ़े का लिखा और किताब पूरी मुकम्मल की। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ मेरे जहन में भी, मतलब पहले मैं नसर लिखता था, अफसाने लिखता था या कालम वगैरह। तो फिर मेरे जो ना आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट होता गया मैं इसके अंदर, शायरी के अंदर। और फिर अब छोटे मोटे शेर जो हैं, गज़लें छोटी मोटी लिखना शुरू कर दी हैं। और जैसे नज़ीर कैसर कहते हैं कि दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आँखों वालों को सब अच्छा लगता है। तो अगर आपका सोचने का अंदाज़ अच्छा है, अगर आपका तख़य्युल बेहतरीन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को शायरी के अंदर डाल सकते हैं। बस बशर्ते कि आपके जो पाकीज़गी है तख़य्युल की, वो ज़रूर होनी चाहिए। कसूर की चाय में अपना ही टेस्ट है। कसूर में चाय पीने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सर ने भी चाय पे बड़ी ज़बरदस्त शायरी की है। सावन की पुरनम शाम और तेरे हाथ की चाय। सर, ये गज़ल कब लिखी? 2 साल पहले ये गज़ल मेरे जहन में आई और मैंने इसको सफ़ों में उतारा और कुछ अशार बनते बनते गए। वो आपको सुनाता हूँ कि सावन की खामोश पुरनम शाम और तेरे हाथ की चाय। सावन की खामोश पुरनम शाम और तेरे हाथ की चाय, फैला हुआ ये लुत्फ़ तमाम और तेरे हाथ की चाय। रंग खुशबू जायका रोशनी हुस्नो जमाल, रंग खुशबू जायका रोशनी हुस्नो जमाल, सब हाज़िर है बेदाम और तेरे हाथ की चाय। डूबता सूरज, फैलती सुर्खी, लरसते हाथ और बस उतरा ये ताज़ा कलाम और तेरे हाथ की चाय। खामोश परिंदों की वापसी और उदास सा मंज़र, खामोश परिंदों की वापसी और उदास सा मंज़र, याद आया तेरा आखिरी सलाम और तेरे हाथ की चाय। उदास गलियों में ज़िंदगी और ज़िंदगी में रोशनी, उदास गलियों में ज़िंदगी और ज़िंदगी में रोशनी, सब तुझ बिन बेनाम और तेरे हाथ की चाय। मुझे याद है जब मैं कोई 11 से 12 साल का था, मुझे अशार लिखना अच्छा लगता था। अल्फाज अल्लाह की तरफ से अता होते थे और मैं उन्हें कॉपी पर उतारता जाता था। एक दिन मेरे टीचर ने देखा कि सिद्दीक, ये क्या लिखते रहते हो? मैंने कॉपी दिखाई, सर ने कॉपी देखी और कहा, बदतमीज़, तुम अशार लिखते हो?
ये तो उन लोगों का काम है जो मोहब्बतें करते हैं, जो अच्छे नहीं होते। मेरे उस्ताद शायरी से नफ़रत करते थे। नफ़रत का सबब क्या था ये मैं आज तक नहीं जान सका। उस्ताद मोहतरम ने मेरी कॉपी ली, उसको फाड़ा, माचिस की तीली जलाई और मेरे सामने मेरे शार को आग लगा दी। इस बात को गुज़रे 25 साल हो चुके हैं। मुझे आज भी वो शायराना कलाम जब मैं सोचता हूँ तो दुख सा होता है। सर मुझे बताइए, अगर कोई बच्चा 11-12 साल की उम्र में अशार लिखता है, क्या ये गलत है? एज अ टीचर हमें बताइए कि अगर किसी बच्चे में ये सलाहियत मौजूद है लिखने वाली, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए या उनके अशार को आग लगानी चाहिए या उनके अशार को फाड़ देना चाहिए? मेरे उस्ताद अली बास साहब हैं, आपको मालूम है, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं। तो एक खाने पे पहली मुलाकात हुई थी, खाने पे बैठे हुए थे, तो मुझे कहते कि भाईजान, तब तो तारुफ नया नया था, कहते सर आपको तो मालूम ही नहीं कि आपके अंदर कितनी सलाहियतें हैं और आप उनको छुपाए बैठे हैं। यकीन कीजिए ये एक फ़िक्रा, उनका एक फ़िक्रा आज मुझे रेडियो पे भी ले आया, मुझे उन्होंने एक प्रोग्राम होस्ट भी बना दिया। उन्होंने मुझे मतलब कि सोचने का मेरा अंदाज़ ही चेंज कर दिया, बोलने का मेरा अंदाज़ चेंज कर दिया, सिर्फ़ एक फ़िक्रे ने कि वकास जमील आपको तो मालूम नहीं कि आपके अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। तो खुदारा उसी एक फ़िक्रे ने मुझे उनका जो है ना वो उस्ताद, मैंने उनको अपना उस्ताद तस्लीम किया हुआ है। मैं आज भी उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, इसीलिए कि उन्होंने मेरे अंदर से वो चीज़ें जगाई हैं। लिहाजा बीइंग टीचर, अगर आप उस्ताद हैं तो बजाय से कि बच्चे को काम इस तरह का काम देख के आप उसको लान तान करें, कापियाँ फाड़ दें, आप बच्चे को मतलब कि उसके अंदर छुपी सलाहियतों को बेहतर और मस्बत अंदाज में चेंज कर दें। सर आखिर में कोई नौजवानों के लिए एक पैगाम और एक अपना कलाम हमें सुनाएं। के लिए यही है कि वो मतलब अपने अंदर एक तख्लीकार को पैदा करें, अगर अपने आप को जांचें, अपनी खुद शनासी करें कि हम क्या हैं। और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि मैं क्या हूँ, तो तब आपके अंदर का जो तख्लीकार है, जो आपके अंदर का जो क्रिएटिव इंसान है वो जाग जाएगा। और जब अगर वो जाग गया तो फिर आप आम माशरे के आम फ़र्दों से मुमताज़ हो जाएंगे। जिस तरह बाकी लोग सोचते हैं और आपके जो सोचने का अंदाज़ है उनसे मुख्तलिफ हो जाएगा, और अगर मुख्तलिफ हो गया तो आप यूनिक हो जाएंगे। लिहाजा आपकी कामयाबी फिर किसी से भी कम नहीं रहेगी। लिहाजा अपने आप को तख्लीकार बनाइए, ना कि सिर्फ़ लकीर के फ़कीर बनते रहिए। वो तो तेरी तहज़ीब का एक उम्दा सतून था, वो तो तेरी तहज़ीब का एक उम्दा सतून था, उसके बिखरने का तुझे क्यों ना फसूं था। आज उन कब्रों पर खाक उड़ा करती है, आज उन कब्रों पर खाक उड़ा करती है, जिन सरों पे कभी अमीरी का जनूं था। आज तो इस शहर में बड़ी रौनक है मियाँ, आज इस शहर में बड़ी रौनक है मियाँ, कल तक तो यहाँ परचम भी सरनिगूं था। हम तो उनसे भी हमेशा मुस्करा के मिले हैं, जिन हाथों पे हमारी मोहब्बत का खून था। सर वकास साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे जवानों को एक अच्छा पैगाम दिया। मोहतरम सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में लिख दें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। आपके हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं और अपनी जो आरा हैं, तजावीज़ हैं, उससे हमें आगाह करते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।